केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एग्री इंफ्रा फंड का दायरा बढ़ाया, छोटे किसानों को मिलेगा लाभ। निर्णय के तहत एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड किया जाएगा आवंटित। नीति आयोग ने खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने का किया आह्वान। इस पहल का मकसद देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। फूल गोभी के किसानों की अच्छी फसल के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा के किसानों में खुशी की लहर। फूल गोभी की फसल से किसानों को मिल रहा है बेहतर मुनाफा। गुजरात में बाढ़ के ताज़ा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर की गुजरात के सीएम से बात। सौराष्ट्र और कच्छ सबसे अधिक प्रभावित, आगे भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भी बारिश बन गई आफत। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। नीति आयोग ने भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की वकालत की है। आयोग ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में खाद्य तेल में विकास में तेजी लाने के रास्ते और रणनीति, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट में ये बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य तेल उत्पादन में तेजी लाने के लिए बाय बैक व्यवस्था के साथ निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग कर सार्वजनिक निजी भागीदारी जरूरी है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा के किसान इन दिनों फूल गोभी की काश्त करके काफी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। अगली खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कृषि एवं संरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के दायरे को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करना और छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रालय के अधिकारियों ने नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने जरूरी हैं। कृषि विभाग के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में और हमारे सभी प्रमुख कार्यालयों में जहां स्थान है,
आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी वृक्षारोपण का ये पवित्र काम कर रहे। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है, पर्यावरण बचाना है और कम से कम हम अपने जीने का इंतजाम तो कर लें। जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना पेड़ तो लगा दें। ये बहुत पवित्र अभियान है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें बारिश के बीच हमारे सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है। किसी देश के विकास उद्योगों के विकास की बड़ी भूमिका होती है। किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग के विकास से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में उद्योगों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में स्वर्णिम चतुर्भुज के आधार पर जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से देश का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होने से आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के तहत 9.39 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। लगभग 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक की जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 5 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 2 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर एक औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, साथ ही बिहार के गया में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर महाराष्ट्र के दिघी और राजस्थान के जोधपुर पाली में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोपरथी व ओरवाकल, तेलंगाना के जहीराबाद और केरल के पल्लक्कड़ में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में इसे सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक शहरों के विकास से देश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इस समय जैसे चाइना और जो यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस और यूरोप की जो कि चाइना से बाहर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित करने की तरफ देख रही है, उसमें भारत एक प्रमुख कड़ी की तरह उभर के आया है। बहुत सारी कंपनियां पहले से, जैसे एप्पल भी भारत आ चुका है, आपने देखा टेस्ला भी भारत को देख रहा है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का विकल्प ढूंढ रहा है भारत में। तो ये कॉरिडोर जो कि लॉजिस्टिक्स को और इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उसको पूरा एक सीमलेस एक खाका तैयार करके देता है। तो ये मुझे लगता है कि भारत का जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पूरा रोड मैप है इसको बहुत बल देगा। बहुत सारी नौकरियां बहुत सारे सेक्टर्स में सृजित होंगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को देश की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ देश के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने
और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर गुजरात से। गुजरात में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर एक बार कहा है कि अगले कुछ घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फ़ोन किया और ताज़ा हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि इस आपदा से निकलने में उन्हें केंद्र सरकार का सपोर्ट मिलता रहे। लोगों को बचाने के लिए उनकी मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना भी यहाँ लोगों की मददगार बनी हुई है। इस बीच मोरबी के मच्छू डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी के लगातार बहाव के चलते बांध के गेट खोलकर 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। मुसीबत यह है कि बांध का छोड़ा गया मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पहुंच गया है। इससे यातायात भी बाधित हो गया है। अवरुद्ध हुए रास्तों को फिर से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारी बारिश के कारण मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे के नज़दीक रेल लाइन भी डूब गई है। वहीं भारी जलभराव के कारण रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में रात से हो रही बारिश रुक रुक कर हो रही है। लगातार भारी बारिश के बाद धौला कुआं में भी जलभराव और ट्रैफिक जाम देखा गया। बारिश के कारण सुबह सवेरे ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जलभराव से सड़कों पर जगह जगह जाम और ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के 30 से ज़्यादा ज़िलों में बीती रात भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी, गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई ज़िलों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, चित्रकूट, बलिया, सुल्तानपुर और इलाहाबाद समेत कई ज़िलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 27 अगस्त को मक्का का भाव 2,900 रुपए रहा। 28 अगस्त को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 3,000 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 27 अगस्त को मक्का का भाव 2,525 रुपए था, जो 28 अगस्त को 50 रुपए चढ़कर 2,575 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 27 अगस्त को मक्का का भाव 2,150 रुपए था। 28 अगस्त को इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2,200 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 अगस्त को मक्का का भाव 2,325 रुपए था, जो 28 अगस्त को 25 रुपए गिरकर 2,300 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मक्का की उपज 356,73,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 24,12,000 टन कम है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 27 अगस्त को चने का भाव रहा 7,700 रुपए, जो 28 अगस्त को 200 रुपए चढ़कर 7,900 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 27 अगस्त को चने का भाव 6,930 रुपए था। 28 अगस्त को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,940 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 27 अगस्त को चने का भाव था 7,120 रुपए, जो कि 28 अगस्त को 20 रुपए लुढ़क कर 7,100 रुपए क्विंटल रह गया।
राजस्थान की खानपुर मंडी में भी चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 27 अगस्त को चने का भाव 7,310 रुपए था। 28 अगस्त को इसमें 60 रुपए की सुस्ती आई और भाव 7,250 रुपए रह गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल चने की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान चने की कुल पैदावार 115.76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक के किसान इस समय सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक में किसान अरहर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और उड़द को फफूंदी रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में सोयाबीन में तना मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। वहीं यहाँ बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए किसान फेरोमोन जाल लगा लें। कर्नाटक में किसान टमाटर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। तेलंगाना में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में कपास में रस चूसक कीट के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान मक्का में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में सोयाबीन में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ मूंगफली में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। वहीं यहाँ तोरई में रस चूसक कीट के लिए किसान कीटनाशक छिड़क लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश के किसान दालों में चूसक कीट के नियंत्रण के उपाय कर लें। यहाँ मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें जिस तरह का भी दायित्व देगी वह उस हिसाब से काम करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके राज्य में अशांति की कथित धमकी देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने LOC पर 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पुंछ जिले के शिंदारा सेक्टर के दाची जंगल से 6 चीनी ग्रेनेड बरामद किए हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी नवन्ना अभियान रैली की दौरान हुए घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन किया। प्रयागराज की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी किया गया था। मैनपुरी के थाना विछवा क्षेत्र के रायमपुर गांव में भीषण बारिश से 1-2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें 3 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।